Good morning, class. I hope all you are good at your home and constantly paying attention to your studies. Now, it's your history class time and we will start history's first chapter, that is beginning of the modern period. नए युग की शुरुआत, आधुनिक युग की शुरुआत. First of all, tell me what is history? या हिस्ट्री इज़ एक्चुअली हमारा जो पास्ट था हमारा जो अतीत था, दैट इज़ हिस्ट्री. जो हमारे से पहले हुआ, हमारे अतीत की घटनाएं, दैट इज़ हिस्ट्री. और आज हम हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड. आधुनिक युग की शुरुआत कहाँ से हुई. जो आधुनिक युग जो आज भी प्रेजेंट में चल रहा है हमारा मॉडर्न पीरियड, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई. First of all, we will study time frame of the period. The modern period in India extends roughly from the middle of the 18th century to the present time. मतलब कहते हैं कि जो आधुनिक युग था इंडिया में, वो रफली जो उसकी शुरुआत थी वो 18वीं सदी के मध्य से हुई और आज तक चल रहा है. दिस पीरियड कवर्स द हिस्ट्री ऑफ ओनली अबाउट 250 ईयर्स. और इसमें हम 250 साल की करीब करीब जो हमारा अतीत है उसको कवर करते हैं. रेवोल्यूशनरी चेंजेस टुक प्लेस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारी क्रांतिकारी बदलाव घटनाएं हुई या क्रांतिकारी बदलाव आए, ना कि सिर्फ इंडिया में, यानी इवन कि पूरे विश्व में ऐसे बदलाव देखने को मिले. द पीरियड सॉ रेवोल्यूशंस इन द यूएसए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, चाइना, आयरलैंड एंड रशिया ऑल्सो. इन सब कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुए. दिस पीरियड इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट एज द इंडियन पीपल अवॉक टू देयर राइट टू फ्रीडम. ये पीरियड इसलिए भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस पीरियड में इंडियंस को एहसास हुआ कि आज़ादी उनकी ज़रूरत है. They strove for freedom and unity and finally become independent in 1947. उन्होंने अपने अधिकारों, अपनी आज़ादी के प्रति आवाज़ उठाई और 1947 में इंडिपेंडेंस पाई, आज़ादी पाई. बट दीज 200 years वर ऑफ टर्मोइल, ट्रिबुलेशन एंड सफरिंग. लेकिन ये साल बहुत ज़्यादा सफ़र किए, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, बहुत कुछ उन्हें झेलना पड़ा. Our next topic is why are dates important? तरीके इतने ज़रूरी क्यों हैं? The idea is problematic because historians cannot reach a consensus as to which are the important dates. क्योंकि हिस्ट्री को समझने के लिए, अतीत को जानने के लिए तरीकों का पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द डिस्कशन ऑफ विच आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इज़ a more interesting and worthwhile enterprise than forcing pupils to memorize dates and events. हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि हम तरीके याद रखें, हमारे लिए तो हमारे अतीत को, हमारे इतिहास को हमें जानना ज़रूरी है. Having said that, chronology is one of the key concept ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री. कहा जाता है कि क्रोनोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है हमारे इतिहास का. Chronology is one of the key concepts of the discipline of history. It can help provide part of a structure for children to make sense of the past, but only if they have some real understanding of the events attached to the dates. इससे हमारे बच्चों को ज्ञात होता है कि एक्चुअल में पास्ट में क्या हुआ था. वो समझते हैं कि तरीके इसलिए भी ज़रूरी हैं, वो समझ पाते हैं कि कितने साल पहले क्या हुआ, किस तरीके से हुआ. It is possible that a few students nowadays can recite the names of kings, queens and their dates, but a survey of school history revealed that many students regarded the subject as both boring and useless. हालांकि कुछ लोगों को याद होंगी कुछ तरीके, कुछ राजा महाराजाओं के नाम, लेकिन जब स्कूल्स में सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि इसको एक वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट्स जो है वो माना जाता है. It is important to teach history in a way that interests and engages students, pursues them to believe the importance and relevance of history to the present and the future. History is definitely about changes that occur over time. The concepts of time and change are central to history. हालांकि बहुत ज़रूरी है कि हम हिस्ट्री को
मजबूरन सिर्फ एक तरीकों के ज़रिए ना याद रखें, इसे हम इतने इंटरेस्ट से जानें कि ये हमारे पूर्वजों की कहानियाँ, हमारे से पहले राजा राजाओं वाला टाइम कैसा होता था, ये सब कैसे होते थे, कैसे लोग रहते थे, किस तरीके से जीवन व्यतीत होता था। अगर हम उसे इंटरेस्ट से पढ़ें, ना जी कि सिर्फ उन्हें एक तरीके याद करने का ज़रिया मानकर और इससे बोर होते रहें। History is measured through a conventional system of dates, and the importance of its dates is that they allow students to order past events and process in terms of sequence and durations. तरीकों का महत्व है, तरीके इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि तरीकों से हम उन्हें सीक्वेंस में लगा पाते हैं। 18वीं सदी में होने वाले काम, 19वीं सदी में होने वाले काम, 17वीं सदी में होने वाले काम, तो इससे हमें पता लगता है कि कौन सा काम कब हुआ, कौन सा किससे पहले हुआ और कौन सा किससे बाद में हुआ। History is important not for the sake of nostalgia but for understanding the causes behind the events. हिस्ट्री सिर्फ कुछ याद कर लेने के लिए नहीं है, बल्कि इसको समझना ज़रूरी है कि हर इवेंट के पीछे क्या कारण थे जिसे हमारे देश को ये सब झेलना पड़ा, या हमारे पूर्वज किन मतलब परेशानियों में रहते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। Teaching children merely names, dates and places will in no way help them to truly understand the history. सिर्फ राजा और रानियों के नाम याद कर लेने से या तरीके याद कर लेने से हम अपनी हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हो जाएंगे। हिस्ट्री का मतलब है हमें एक्चुअल पढ़ना, जो हमारे शास्त्रों में या पूर्वजों में ज्ञान हमें हिस्ट्रिकल, जो हिस्ट्री की चीज़ें जो हिस्टोरियंस ने जो बताए हैं उनको ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करना। They need to understand the ideas have consequences, that history is shaped by philosophy, whether it is good or bad. As we teach our children about history, we need to show them the connective tissues that links it together, how ideas shape history. Discussing historical events and how they came about will help our children gain wisdom and learn how to keep their fingers on the पल्स ऑफ सोसाइटी। हमें हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए बच्चों को पुरानी चीज़ों के जो मॉरल निकलते थे, जो उन चीज़ों के पीछे मॉरल थे, जो तथ्य थे, वो समझाने चाहिए, और तो और उन्हें वो हिस्ट्री को आज के ज़माने से रिलेट करके बताना चाहिए कि उस समय में कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाता था और आज के टाइम पे हमें सोसाइटी में इन चीज़ों को कैसे यूज़ देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू वी चूज़ डेट्स। हम तरीके किस तरीके से चुनते हैं। We must know that the date becomes important if the event associated with it is significant in some way for us. The choice of dates in history has always been subjective, depending on what issues the historians wanted to focus on, what slant he wanted to give to an issue. For example, the British wanted that their conquest of India, their administrative policies and achievements should be the focus of history of modern India. So the dates they choose begin with the rules of their first Governor General, Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten. कि कहते हैं कि तरीके क्यों याद रखी जाती है, ताकि हमें याद रहे कि इस युग से इस युग तक ये हुआ। अगर हम ब्रिटिश रूल की भी बात करें तो कौन से गवर्नर से लेके कौन से लास्ट वाइस राय तक राज चला, गवर्नर जनरल वेरन हेस्टिंग्स के बाद, और अंत हुआ हमारा लास्ट वाइस राय था जो लॉर्ड माउंटबेटन, उसके राज्य में। तो ये सब एक कॉन्सेप्ट, एक इसको प्रॉपर कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए, एक तरीके से इसको समझने के लिए तरीके जो है वो चुनी जाती हैं। उस हिसाब से तरीके बताएगी जब राज शुरू हुआ और जब एंड हुआ। तो दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल। एज अ कॉन्सिक्वेंस इंडियन हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इंटू 3 पीरियड्स। कहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को ब्रिटिश ने 3 पीरियड्स में बांटा। वन इज़ हिंदू, सेकेंड इज़ मुस्लिम एंड ब्रिटिश। The kind of division was started by a Scottish economist and political philosopher James Stuart Mill in 1817 and it continued to be accepted till India became independent. कहते हैं कि उसको 3 हिस्सों में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इस काइंड ऑफ ये डिवीज़न जो था वो स्टार्ट किया था एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स था और पॉलिटिकल फिलोसफर था जेम्स स्टुअर्ट। इसने 1817 में इसको शुरू किया और जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ ये तब तक चलता रहा। नाउ इंडियन हिस्ट्री हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। लेकिन अब जो हिस्ट्री है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड हो गई है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, इसकी भी कुछ अपनी खामियां हैं। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन that is borrowed from the West modern period that has been associated with growth of
ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, कि इसकी भी कुछ अपनी कमियां हैं, ये वेस्ट से लिया गया, ये अपना हमारा तरीका नहीं था। मॉडर्न पीरियड हैज़ बिन एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब दिन ब दिन मॉडर्न पीरियड आया, मॉडर्निटी फोर्सफुली भी आई, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब भी इसका हिस्सा बने। Medieval was a term used to describe a society where features of modern society did not exist. Medieval वो समा था जब मॉडर्न हिस्ट्री में जो आज हम देख रहे हैं अपने समय में, वो सब चीज़ें उस समय पे नहीं थी, वो सब चीज़ें मिसिंग थी। एज वी शैल सी इन द बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। जैसा कि हम जानते हैं आज हमें सबको राइट टू वोट है, राइट टू इक्वालिटी जो है हमारे पास है, लेकिन ब्रिटिश रूल में ऐसा राइट टू इक्वालिटी जो था, सबको समानता का अधिकार नहीं मिलता था। पीपल डू नॉट हैव राइट ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, ये आज़ादी के अधिकार भी नहीं थे। देयर फॉर मैनी हिस्टोरियंस रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, इसीलिए इस पीरियड को कॉलोनियल कहा जाता है, क्योंकि इस समय पे लोगों के पास बहुत सारे अधिकार नहीं थे। वट इज़ कॉलोनिज्म? कॉलोनिज्म क्या है? अ कॉलोनियलिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ अ नेशन सॉवरेनिटी ओवर टेरिटरी बियॉन्ड इट्स बॉर्डर बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइदर सेटलर कॉलोनीज इन विच इंडिजियस पॉपुलेशन आर डायरेक्टली रूल्ड और डिस्प्लेस्ड। कहा जाता है कि इस समय में कि शक्तिशाली जब देशों द्वारा क्या किया जाता था, जो मतलब अल्पसंख्यक देश थे या जो कमज़ोर देश थे, उन पे जब ज़बरदस्ती अपना कंट्रोल बना लिया जाता था, ताकि देखो बेटा, सबसे पहले समझो कि कॉलोनियलिज्म था क्या। कॉलोनियलिज्म क्या था? एक ऐसा प्रैक्टिस था जिसमें क्या होता था, जो पावरफुल कंट्रीज़ होती थी ना, वो दूसरी कंट्रीज़ पे, जो कमज़ोर कंट्रीज़ थी, उन पे कंट्रोल बना लेती अपना, ताकि वो रिच बन सकें। उनको दबा के स्लेवरी करवाते थे या लूट लेते थे जो भी उनके पास होता था, और ख़ुद को रिच बनाने के लिए करते थे। प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अनदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू बिकम रिच इज कॉल्ड colonialism. Colonialism is the extension of nation sovereignty over territory beyond its borders by the establishment of either settler colonies in which indigenous populations are directly ruled or displaced. It is essentially a system of directly political, economic, and cultural intervention and hegemony by a powerful country over a weaker one. बेसिकली ये सब क्या था? पावरफुल कंट्रीज़ के द्वारा वीकर कंट्रीज़ के ऊपर दबाव बनाए जाते थे, उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। Nations generally dominate the resources, labor and markets of the colonial territory. It may also impose socio-cultural, religious and linguistic structures on the indigenous population. क्या होता था? उन पे अपना धर्म बनवाया जाता था, अपनी भाषा बोलने के लिए कहा जाता था, उन पे इस तरीके के दबाव जो हैं वो बनाए जाते थे। We will study in this book how the British slowly and surely subjugated the whole of India, how they gained control over Indian economy and society and brought about great and dramatic change in our values, customs and practices. Above all, how they exploited us in every way for their own benefit. इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाया, कैसे इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी को ख़राब किया, कैसे उसमें ड्रामेटिक चेंज लाए, कैसे हमारे वैल्यूज़, कस्टम, प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट किया गया उनके अपने बेनिफिट्स के लिए। वो जो उनके मुख्य बेनिफिट्स थे, उनकी वजह से हमें एक्सप्लॉइट किया गया। कैसे वो लोग हम पे धीरे धीरे दबाव बनाते गए, उन्होंने अपना कब्ज़ा जो था भारत पे जमाना शुरू किया और एक्सप्लॉइट करते एवरी वे, हर तरीके से हिंदुस्तानियों को या इंडियन जो कम्युनिटीज़ थी उनको दबाते, उनको मतलब बंधक बनाया जाता, हमारे कस्टम्स, हमारे प्रैक्टिसेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। इतने बुरे तरीके से दिन प्रतिदिन, हर रोज़, हर नए तरीक़ों से वो हमसे अपना बेनिफिट लेते और हमें दबाते गए, और इस तरीके से हम धीरे धीरे अंग्रेज़ों के गुलाम जो हैं वो होते चले गए। ये कॉलोनलिज्म की एक टेक्निक थी। अक्सर उसमें यही होता था, जो पावरफुल कंट्रीज़ थी वो कमज़ोर पर अपना कब्ज़ा जमा लेती थी ताकि वो खुद समृद्ध बन सकें, खुद रिच बन सकें। ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने किया, धीरे धीरे इंडिया पर कब्ज़ा जमाते गए और ख़ुद को उन्होंने पूरे तरीके से इंडिया के ऊपर हावी कर दिया और इंडिया पे कब्ज़ा जो था कर लिया, ब्रिटिश रूल जो इंडिया पे आया।